जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स ने साबित कर दिया कि जिस मगरिबी दुनिया यानी वेस्ट को तरक्की याफ्ता और सिविलाइज कहा जाता है, वो अंदर से किस कदर खोखली और गंदी हो चुकी। ये मामला सिर्फ एक अय्याश इंसान का नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम का है जो दौलत, ताकत और बेहयाई के दम पर चल रहा है। ये दस्तावेज हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बिना खौफे खुदा के इंसान जानवर से भी बदतर हो जाता है। लिटिल सेंट जेम्स जजीरा आइलैंड देखने में तो जन्नत जैसा था, लेकिन हकीकत में एक प्राइवेट किला था। यहाँ दुनिया भर से अमीर लोग आते थे और कानून के डर के बिना मासूम बच्चियों का शोषण करते थे, इस्तेहसाल करते थे। ये पूरा आइलैंड सिर्फ गुनाह के मकसद के लिए सजाया गया था। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट कोई मामूली जहाज नहीं था। इसके अंदर बेडरूम, अय्याशी के सामान मौजूद थे। इसलिए इसे लॉलिता एक्सप्रेस कहा जाता था, क्योंकि इसमें कम उम्र लड़कियों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क सप्लाई किया। आइलैंड पर एक अजीब इमारत थी जिस पर नीली पट्टी और सुनहरा गुंबद था। इसके तहखाने में नीचे जहां कोई खिड़की नहीं थी, रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ अमीर लोग गुप्त मुलाकातें और संदिग्ध काम करते थे, बेहयाई के काम करते थे। विक्टोरिया सीक्रेट ब्रांड के मालिक लेस वेक्सनर और एप्स्टीन ने मिलकर औरत को बाजार की चीज बना दिया। इस ब्रांड की आड़ में गरीब लड़कियों का मॉडलिंग का लालच देकर बुलाया जाता और फिर उनका सौदा किया जाता। एक अरबपति वेक्सनर ने अपनी सारी दौलत, घर, तिजोरी का पूरा कंट्रोल जेफरी एप्स्टीन को दे दिया था। ये कोई आम दोस्ती नहीं थी, बल्कि ये साबित करता है कि एप्स्टीन के पास वेक्सनर का कोई बहुत बड़ा और गंदा राज था, जिससे वो उसे कंट्रोल कर रहा था। जुल्म की पिरामिड। एप्स्टीन की चाल बहुत खौफनाक थी। वो जिस लड़की का इस्तेहसाल करता, शोषण करता, उसे बाद में पैसे देकर कहता कि अब तुम 3 और नई लड़कियां लाओ। इस तरह मजलूम को ही मुजरिम बना दिया जाता था। जेफरी एप्स्टीन की अमर होने की ख्वाहिश, क्रायोनिक्स। वो मौत को मानने से इनकार करता था। वो चाहता था कि मरने के बाद उसका जिस्म और खास करके उसका सर बर्फ में जमा कर फ्रीज कर दिया जाए, ताकि फ्यूचर में साइंस जब तरक्की करे तो उसे दोबारा जिंदा किया जा सके। ये एक तरह से खुदा से बगावत। ब्लैक बुक, गुनाहों की डायरी। उसके पास एक काली डायरी थी जिसमें हजारों बड़े लोग, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, प्रिंस, इनके पर्सनल नंबर और पते थे। ये डायरी साबित करती थी कि वो सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि ग्लोबल एलिट का सेंट्रल पॉइंट था। दुनिया जिन लोगों को अपना लीडर मानती थी, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, एक्टर्स हो, प्रिंस हो, वो सब इस गंदगी में शामिल थे। ये बताता है कि मगरिबी निजाम, वेस्ट सिस्टम ऊपर से चमकदार है लेकिन अंदर से पूरा सड़ चुका है। साइंस का गुरूर। स्टीफन हॉकिंग, दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान और साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग भी एप्स्टीन के आइलैंड पर गए थे। ये साबित करता है कि सिर्फ साइंस और दिमाग होना काफी नहीं है। अगर ईमान और अखलाक ना हो तो इंसान जानवर बन जाता है, बल्कि जानवर से भी बदतर बन जाता है। बिल गेट्स जैसा अमीर आदमी भी एप्स्टीन के चक्कर काटता था। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन ने उसे वादा किया था कि वो अपने पावर से उसे नोबेल प्राइज दिलवा देगा, और लालच ने उसे भी अंधा कर दिया था। ब्रिटेन के राजकुमार एंड्रयू ने पहले सब इनकार किया, लेकिन जब कोर्ट का मामला आया तो 12 मिलियन पाउंड देकर केस रफा दफा किया। अगर वो बेगुनाह था तो पैसा क्यों दिया? ये एक तरह से गुनाह का इकरार ही था। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक अक्सर एप्स्टीन के घर जाते थे और वहीं रुकते थे। ये इशारा है कि एप्स्टीन का ताल्लुक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से भी हो सकता है। एप्स्टीन ने अपने हर कमरे, बाथरूम और बेडरूम में खुफिया कैमरे लगा रखे थे। वो अपने अमीर दोस्तों को गलत काम करते हुए रिकॉर्ड करता था ताकि बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सके। एबीसी न्यूज की एंकर एमी रॉबेक का एक वीडियो लीक हुआ जिसमें वो रो रही थी कि मेरे पास सब सबूत थे, लेकिन मेरे बॉस और शाही खानदान ने खबर चलाने से रोक दिया। मीडिया की आजादी भी एक ढोंग के सिवा कुछ भी नहीं। एप्स्टीन के घर से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की एक ऐसी पेंटिंग मिली है जिसमें वो नीले रंग का लेडीज ड्रेस और हील पहने हुए थे। ये इन हुक्मरानों की और इन पॉलिटिशियंस की गंदी और बीमार मानसिकता का सबूत है।
एप्स्टीन हार्वर्ड और एमआईटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी को करोड़ों का डोनेशन देता था। ये डोनेशन नेकी के लिए नहीं बल्कि अपनी काली कमाई को छुपाने और समाज में इज्जत खरीदने के लिए था। जेपी मॉर्गन और ड्यूश बैंक जैसी बड़ी बैंकों ने एप्स्टीन के गंदे पैसे को मैनेज किया। उन्हें पता था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पैसा है, फिर भी मुनाफे के लिए वो चुप रहे। ये पूरा आर्थिक ढांचा ही भ्रष्ट है। बार्कलेज बैंक के सीईओ जेस टेली और एप्स्टीन ईमेल में स्नो वाइट जैसे कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। ये नाम डिज्नी के नहीं बल्कि उन लड़कियों के थे जिनका सौदा हो रहा था। अगले वीडियो में मैं और एप्स्टीन फाइल के राज का पर्दाफाश करूंगा। अगर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए।